नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता का अधिनियम उत्तराखंड की विधानसभा में लाया जा चुका है, उस पर चर्चा चल रही है। और उत्तराखंड के बाद अब कई जगह ये बात उठने लगी है, खास करके भाजपा शासित राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार या वहाँ के मंत्री अब ये बात करने लगे हैं कि हमारे राज्यों के अंदर भी यूसीसी लाया जाना चाहिए। बात राजस्थान की है, राजस्थान के भी मंत्री कह रहे हैं, यहाँ पर भी संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान में भी यूसीसी लाया जाएगा। हो सकता है वो लोकसभा चुनाव के पहले लाया जाए या लोकसभा चुनाव के बाद लाया जाए। उत्तराखंड में जो यूसीसी पेश किया गया है, उसमें आदिवासियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहर रखा गया है। वहां पर 5 जनजातियां नोटिफाइड थी, उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो उत्तराखंड में सिर्फ 3% आबादी ही एसटी की है, लेकिन राजस्थान के अंदर एसटी की आबादी बड़ी है। करीब 14% एसटी की आबादी है राजस्थान में। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। तो राजस्थान में एसटी एक बड़ी ताकत है। उत्तराखंड में यदि उन्हें नाराज होने का डर है, इसलिए उन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है, तो राजस्थान में भी स्वाभाविक रूप से यह होगा। तो राजस्थान में यूसीसी का स्वरूप क्या हो सकता है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद नवीन जी। आप काफी जानकारी रखते हैं सोशल स्टेटस पे, किस तरह की जनजातियां हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। तो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में क्या स्थिति है। एसटी को बाहर रखा गया है, तो राजस्थान में अगर यूसीसी आएगा तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है? नहीं, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है नवीन जी कि हमारे जो राजनेता हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे बिना किसी प्रकार के गहन अध्ययन के और सामाजिक संरचना की जटिलता और विविधता को जाने बिना ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों को सुनकर के कोई भी व्यक्ति चौंक भी सकता है, परेशान भी हो सकता है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो मेजोरिटेरियन स्टेट को डेवलप करने की इच्छा रखता है और उनको लगता है कि कानूनों की समानता हो जानी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कोई नई बात नहीं है। भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉमन सिविल कोड की बात की गई थी। लेकिन सवाल ये है कि कॉमन सिविल कोड कब? क्या आप उसके लिए अपनी पूरी सामाजिक व्यवस्था को मैच्योर कर चुके हैं? क्योंकि कॉमन सिविल कोड का सीधा संबंध, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप मॉडर्निटी के हिस्से बन गए हैं, जिसमें समानता है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें न्याय है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जिसमें सर्विलांस की कमी है, फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम है, तो ऐसे अगर आपकी जनता का एक बहुत बड़ा भाग इन सारे मूल्यों के आधार पर, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, इन सारे मूल्यों के आधार पर अगर वो अपनी जीवन पद्धति का संचालन कर रहा है, तब आप कॉमन सिविल कोड की बात कर सकते हैं। अगर आपके सामाजिक व्यवस्था में परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंपराओं को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से संस्कृति की तुलना में धर्म को एक बहुत महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां पर अगर आप कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम देश के लिए कालांतर में एक विभाजनकारी हो सकता है। क्योंकि हमने परंपराएं तो बदली नहीं, हमारी मूल्य प्रणालियां तो बदली नहीं, हमारे रीति रिवाज तो बदले नहीं, हमारे जो इकोनॉमी के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो तो बदले नहीं, और आपने कहा कि हम तो ये नया कॉमन सिविल कोड ला सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है और उस एजेंडा को ये लागू करके देश के अंदर एक अजीब किस्म का विषमता मूलक
समाज उत्पन्न करेंगे जहां पर कि मैं किसी भी तरह के उसके जिसको कहें डिस्पेयर की, निराशा की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं, इसलिए आप उसको जबरदस्ती लागू कर दें, आप उसके आधार पर दंड दे दें। अब जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर उन्होंने लिव इन रिलेशंस की बात की है। अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या मतलब आप रजिस्ट्रेशन भी आप करवाएंगे और उसके साथ में पेरेंट्स को भी उसकी इंटीमेशन जाए, तो क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई माने नहीं है? आप संबंधों को किस तरह से आप देख रहे हैं? संबंधों का विश्लेषण आप किस तरह से करना चाहते हैं? आपने केवल उसके अंदर, मुझे जो लगता है मोटा मोटा, कि माइनॉरिटीज में और विशेष रूप से मुसलमानों के जो अपने कानून बने हुए हैं, जिसे इद्दत का कानून था, हलाला का कानून है, उन सबको आप मतलब समाप्त करके अपने अपने जो मानसिकता है उसके हिसाब से वहां पर डेवलप करना चाहते हैं। ये अभी प्रॉपर टाइम नहीं है इसको लागू करने का, और मुझे लगता है कि इसके बड़े नेगेटिव रिपरकशंस भविष्य में आएंगे। आपने कहा कि अभी ये टाइम सही नहीं है लागू करने का, क्या कारण? मतलब आप कह रहे हैं कि परंपराएं जो है उनकी प्रमुखता दी जानी चाहिए, परंपराएं बरकरार रहनी चाहिए, तो अगर वो नहीं, मैंने परंपरा ये नहीं बरकरार कहा, रहती है तो मैंने उस नवीन स्थिति जी में ये नहीं यूसीसी कहा, कभी लागू नहीं होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि परंपराएं बरकरार रहनी चाहिए। क्या समाज के विभिन्न समूह अपनी वे परंपराएं, अपने वे रीति रिवाज, अपने वे मूल्य, जिनको कि वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके चल रहे थे और चल रहे हैं, क्या वो उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी अपनी, और ये कब हो सकता है? जब धर्मनिरपेक्षता हो। अगर मेरा अपना एक सेक्युलर कैरेक्टर है, तो मैं उस सेक्युलर कैरेक्टर के आधार पर अपनी जीवन पद्धति को बदल सकता हूं। आप धर्म के आधार पर कैसे बदलेंगे? अच्छा, धर्म का मतलब है कि आपने जाति को महत्व दे दिया, धर्म का मतलब है आपने पितृसत्तात्मकता को महत्व दे दिया, धर्म का मतलब है आपने अनेक प्रकार के जो धर्म के अंदर सेक्ट हैं, जो कल्ट हैं, जो डिनोमिनेशंस हैं, उनको आप महत्व दे रहे हैं। तो अगर आप उसको महत्व दे रहे हैं, तो क्या उस जीवन पद्धति को आप बदलने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास करेंगे, तो लोग उसको स्वीकार करेंगे क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना है यूसीसी के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी एक प्रॉपर टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो परंपराओं का दौर चला है या परंपराओं को रिविजिट किया जा रहा है, उनको फिर एक नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, धर्म को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर कॉमन सिविल कोड, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक विरोधाभास होगा, और इस विरोधाभास के बड़े नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। अभी आपने पितृ सत्तात्मकता की बात की, शायद उत्तर भारतीय जो जीवन शैली है और जो हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है उसमें पितृ सत्तात्मकता को प्रमुखता दी गई है, जबकि शायद दक्षिण के कुछ राज्यों के अंदर या आदिवासियों के अंदर मातृ सत्तात्मकता की को प्रमुखता दी जाती है। तो क्या ये टकराव होगा इसको लेकर? नहीं, टकराव, बिल्कुल टकराव हो सकता है भाई। देखिए, मात्र सत्तात्मक परिवार में मामा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जो वंश परंपरा है वो माँ के नाम से चलती है। अच्छा, बहुत से तो आपने देखा होगा, मैं इसके बारे में इसलिए कहा कि इन्होंने उसके प्रॉपर अध्ययन नहीं किए। मैट्री लोकल, पैट्री लोकल फैमिलीज हैं, मातृ स्थानीय परिवार है, पितृ स्थानीय परिवार हैं। ऐसे परिवार हैं जहां पर कि शादी के उपरांत लड़का लड़की एक अलग से घर बना करके रहते हैं। जनजातियों के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर कि शादी के उपरांत लड़का लड़की के परिवार में जाकर के रहता है, और जो आपके उत्तराधिकार हैं, जो संपत्ति है, वे मातृ पक्ष के जो है उनको वो हस्तांतरित होता है। अच्छा, दूसरा सवाल एक और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप संपत्ति की बात कर रहे हैं, उत्तराधिकार की बात, संपत्ति के उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा तो गरीब है। जब वो गरीब है तो उनके पास कौन सी संपत्ति है? वो उस पूंजी का या जो उसकी संपत्ति है उसका स्वरूप क्या है, और संपत्ति का कौन सा पक्ष है जिसको कि आप उत्तराधिकार के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं?
संपत्ति का सवाल मुख्य रूप से, प्रॉपर्टी का सवाल तो उच्च वर्ग का और मध्य वर्ग का सवाल है। हमें, इसलिए मैंने कहा कि जब ये आप चर्चा कर रहे हैं तो इस पर एक व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, उसका मेरे पास उत्तर नहीं है, शायद आपके पास उत्तर हो क्योंकि आप पत्रकारिता के जगत से जुड़े हुए और काफी एनलाइटेंड हैं। उत्तराखंड में जिस वक्त ये कॉमन सिविल कोड लाया गया, तो कॉमन सिविल कोड लाने के लिए जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर क्या माइनॉरिटीज के लोग शामिल थे? उसमें कौन कौन से थे जो माइनॉरिटीज के लोग थे? उसमें कितने लोग ऐसे थे जो जनजातियों के थे? और उन जनजातियों से और माइनॉरिटी से, विशेष रूप से जो मुस्लिम समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय के लोगों से कितनी आपने चर्चा की? आप जब कोई भी कानून का आप बदलाव कर रहे हैं तो उस कानून के बदलाव में आपको वहां की जो ओपिनियन तो लेनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा, दबाव अगर आप डाल रहे हैं, बना तो सकते हैं क्योंकि आपकी मेजोरिटी है, आप उसको सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजेंगे, आप उसको पास कर देंगे हो सकता है, और पास कर देंगे तो माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति सबके पास से उसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि वो आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने चर्चा की? चर्चा करने के बाद में क्या आपने ये देखा कि इसके अंदर कौन से विरोधाभास हैं, और उन विरोधाभासों को हम किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? दूर ना करें लेकिन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इस पर भी आपने कोई चर्चा नहीं की। तो मुझे लग रहा है, और उसी फॉलोअप में चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा है, इसलिए राजस्थान के मंत्री ने भी कह दिया कि हम, राजस्थान दूसरा राज्य होगा इस कॉमन सिविल कोड को लाने का। इनसे पूछिए कॉमन सिविल कोड लाने से पहले कि क्या आपने राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन किया है? क्या उन शेड्यूल एरियाज का अध्ययन किया है? क्या उनकी इकोनॉमी को जानने की कोशिश की है? क्या उनके फैमिली सिस्टम को जानने की कोशिश की है? क्या यहाँ पर जो इस्लाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आपने जीवन शैली को और उनकी कार्य प्रणालियों को परखने का प्रयास किया है? मतलब मुझे लगता है कि आप बिना चर्चा के क्यों, मैं इसलिए कहा, मेजोरिटी है और केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए आप ये कॉमन सिविल कोड लेकर के आ जाएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनाव चूंकि नजदीक आ रहे हैं, इसलिए उस चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में बात की थी और जो बीजेपी आरएसएस का अपना एजेंडा रहा है, देखिए हम उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपने बात की थी उत्तराखंड वाली, तो उत्तराखंड में जो, जैसा उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि उन्होंने मई 2022 के अंदर इसके लेकर एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी थी, और उस कमेटी ने, जैसा सरकार बता रही है, कि विभिन्न राजनीतिक नेताओं से भी बात की, धार्मिक समूह के नेताओं से भी बात की है, विशेषज्ञों से बात की है, आम जनता से बात की है। उनका कहना था कि करीब 20 लाख उनके पास सुझाव आए थे, और 2.5 लाख लोगों से उस कमेटी ने सीधे भी बात की है। उसके बाद में यह मसौदा तैयार किया था, जैसा उत्तराखंड सरकार बता रही है। उत्तराखंड सरकार जो कुछ कह रही है, मुझे उसमें डाउट है, क्योंकि जो कमेटी बनाई है, आपके पास कमेटी का कंपोजिशन है, उसमें क्या कोई मुसलमान प्रतिनिधि है क्या? आप मतलब जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का अपना एक स्वरूप तो होना चाहिए। उस चर्चा के अंदर जितने भी समूह के लोग हैं, उन समूहों के अपने प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के सामने अपनी ओपिनियन को रख सके। बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो असहमति भी उसमें दर्शा रहे हैं। तो जो असहमति के बिंदु हैं, वो असहमति के बिंदु कौन से हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कानून तभी सक्षम तरीके से लागू हो सकता है जबकि उसका संबंध पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से हो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जिन राज्यों के अंदर आप इस कानून को ला रहे हैं, और ये सवाल भी नवीन जी बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, ये वो राज्य ला रहे हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। अगर हम बीमारू इस प्रदेश का कंसेप्ट ले आए, तो भाई उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से निकला है, तो और अभी भी बीमारू का कंसेप्ट पूरी तरह से लागू है, राजस्थान भी उसके अंदर शामिल है।
तो जहां पर कि आप एक आर्थिक असमानता का स्वरूप हमारे सामने हो, जहां पर कि शिक्षा के स्तर को लेकर के अनेक किस्म के सवाल हों कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल लिटरेसी किस प्रकार की है, हमारे यहाँ पर किस तरह के व्यवसाय हैं, किस तरह के पेशे हैं, किस तरह का आधुनिकीकरण है, किस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पुरुष और स्त्री के संबंधों को, और इसके साथ साथ पुरुष और स्त्री यानी होमोसेक्सुअलिटी के सवालों को भी हमारा समाज किस तरह से मूल्यांकित करता है, इन सबको जाने बिना अगर आप ये कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो वो परेशानी होगी। अगर आपको ध्यान हो ना, जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तब उस वक्त विरोध हुआ था, और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है, उस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं जो कि हिंदू विवाह के संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सप्तपदी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में वहां पर मौजूद है। आज भी इतने 75 साल के बदलाव के बाद जब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत या किसी भी मैरिज एक्ट में हिंदुओं में विवाह किया जाता है तो कन्यादान का कंसेप्ट तो आज भी बरकरार है ना। तो क्या हम उन सारी चीजों का एक तार्किकीकरण कर पाए हैं क्या? अगर तार्किकीकरण नहीं हुआ है, यानी हमारी अपनी जीवन शैली में आज भी वो परंपराएं बड़े बुनियादी तरीके से और बड़े मजबूत तरीके से अगर शामिल हैं, तो हम कैसे एक कॉमन सिविल कोड की बात कर सकते हैं? और अगर उसका पालन नहीं हुआ तो आपने तो जुर्माना और कारावास उस तरह के प्रावधान भी कर दिए हैं। कितना कितना, और रजिस्ट्रेशन की बात तो कोई नई नहीं है। विवाह का रजिस्ट्रेशन तो था सिविल मैरिज एक्ट के अंदर, विवाह के रजिस्ट्रेशन है, और अब तो विवाह का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के बाद भी करना होता है। अगर आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं चाहिए, अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं या आप दूसरी नौकरियों में भी जाना चाहते हैं तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो सर इससे रजिस्ट्रेशन से एक बात ध्यान है कि जो उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है उसके अंदर है कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और पेरेंट्स को उसकी जानकारी देनी भी जरूरी होगी। नहीं क्यों? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। मैं बात आदिवासी संस्कृति की कर रहा था, उसके अंदर एक घोटुल प्रथा है, मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों में भी है, राजस्थान के भील आदिवासियों में भी है। तो वो घोटुल तो पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहां तो बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह के भी प्रावधान है। अनेक जो जनजातियां हैं उन जनजातियों की अपनी एक विशेष प्रकार की उनके स्थानीय देवी देवता हैं। उन स्थानीय देवी देवताओं के साथ उनके अपहरण करके, मैंने आपको बताया ना, मैं अगर इस पुस्तक में से आपको बताना चाहूं तो अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है वहां पर, जो प्रचलन हमें देखने को मिलता है जो देश भर के अंदर पाया जाता है। जैसे क्रय विवाह है, मैरिज बाय परचेज, ये जनजातियों में पाया जाता है। और मैरिज बाय सर्विस, सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, अपहरण विवाह है। जैसे आज भी जनजातियों में कभी कभी स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है, इसको ओपोल्टिपी कहते हैं। सहपलायन विवाह है, लड़की अपनी सहमति से लड़के के साथ भागती है तो उसे सहपलायन विवाह कहते हैं। हमारे यहाँ पर भी गंधर्व विवाह के हिंदू संस्कार के अंदर उसका एक चर्चा की गई है। मैरिज बाय इनहेरिटेंस है, पत्नियों पर उत्तराधिकार। ऐसे विवाह में पति का भाई और पत्नी की बहन ये विवाह कर सकते हैं। दत्तक ग्राही विवाह, परिवार में अगर पुत्र नहीं होता है तो वंश परंपरा चलाने के लिए दत्तक पुत्र रखा जाता है और इस पुत्र के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया जाता है। फर्जी विवाह, इस फर्जी विवाह के अंदर होता है कभी किसी आदमी की मान लीजिए हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद में फैसला दे दिया, समझौता करवा दिया गया और वहां पर जो धन दिया गया उस धन से उस लड़की का विवाह कर दिया गया। हठात विवाह, मैरिज बाय इंट्रूजन, लड़के से प्रेम करती है, जबरदस्ती लड़के के घर में घुस जाती है,
तो उसे हठात विवाह कहते हैं। मैरिज ब्राइड ट्रायल परीक्षा विवाह है, इसमें साहस और बल की परीक्षा ली जाती है, और अदला बदली है विनिमय विवाह जिसके अंदर किया जाता है, इसमें वधु मूल्य वरमूल्य इत्यादि की बात होती है। ये कुछ विवाह के प्रकार हैं जो जनजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इसमें ये चूंकि अध्ययन है, इन हो सकता है इन अध्ययनों के बाद में इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हों, इसमें आधुनिकता के तत्व प्रवेश कर गए हों, और क्योंकि जनजातियों में भी साक्षरता की दर बढ़ी है, नए व्यवसाय आए हैं, तो उनके अपने जीवन जीने के तरीकों में भी बदलाव आया होगा। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, ये मैं इसलिए कहा, ये रीति रिवाज, इस प्रकार के विवाह या उत्तराधिकार के नियम तो उत्तराखंड में भी होंगे। तो क्या इनका एक व्यवस्थित विश्लेषण किया गया? क्या उसको लेकर के वहां जो जनजातियां थी और विभिन्न अन्य समूह थे, उनके जो प्रतिनिधि थे और जो वहां के एकेडमिशियंस थे, जो वहां की सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों को जानने वाले लोग थे, उनसे कोई व्यापक चर्चा हुई? और उस व्यापक चर्चा के बाद में आपने किसी प्रकार का कोई फ्रेमवर्क डेवलप करके लोगों के सामने रखा कि भाई ये फ्रेमवर्क है, आप 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कितने ही मैं तो आप सजेशंस तो आप कोई भी दे सकता है। आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ही अपने सजेशंस भेज देते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। हमें मेरा एक सवाल ये था इसमें कि अलग अलग जो विवाह पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, उसमें शायद कुछ खामियां भी हों जिसको लेकर यूसीसी की बात की जा रही है, कुछ आपत्तिजनक भी हो सकता है जिसमें सुधार की जरूरत हो, कुछ कुरीतियां हो। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 88% से ज्यादा आबादी राजस्थान में हिंदुओं की है। सिर्फ 9% आबादी मुसलमानों की है। हिंदू और मुसलमानों की शादी की परंपराओं में कुछ अंतर है, जिसको लेकर जो मेन यूसीसी के जो कानून लाए जा रहे हैं वो विवाह और तलाक और इनको लेकर है। एक एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 14% है। तो अगर 14% को, उत्तराखंड में सिर्फ 3% थे, उनको बाहर कर दिया गया है। राजस्थान में अगर 14% आबादी को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा यूसीसी से, जैसा उत्तराखंड में किया गया है, तो फिर यूसीसी का मतलब क्या रह जाएगा? अगर 14% पहले ही यूसीसी से बाहर हो जाते हैं तो सिर्फ जो 9% मुसलमान है उनके लिए कानून लाया जा रहा है। नहीं, यूसीसी का तो वहां भी मतलब नहीं रहा उत्तराखंड में। अगर आपने जनजातियों को अलग कर दिया, वो उनके दायरे में नहीं है, चाहे कितना ही परसेंटेज हो। अगर आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो वो समान रूप से सबके ऊपर लागू होना चाहिए। आप क्या कहना चाहो? आपने मान लीजिए 3% लोगों को वहां पर बाहर कर दिया और 14% लोगों को आप मान लीजिए राजस्थान में बाहर करते हैं, तो प्रकारांतर से आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वो कॉमन सिविल कोड के लायक नहीं है? क्या आज भी उनका जो जीवन है वो जीवन उस तरह का है कि उनके ऊपर हम जो हमारे अपने आधुनिक और समानता स्वतंत्रता इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले, क्योंकि कॉमन सिविल कोड में आप बार बार ये कहेंगे कि ये स्वतंत्रता देता है, ये समानता देता है, ये न्याय देता है, ये सबको एक धरातल पर ला करके खड़ा कर देता है। यानी आप सबको तो एक धरातल पर ला के खड़ा कर दीजिए, लेकिन जनजातियों को उससे बाहर कर दीजिए। राजस्थान में भी आप सबको एक धरातल पर ला के खड़ा कर दीजिए, जनजातियों को उससे बाहर ला करके खड़ा कर दीजिए। अच्छा, कॉमन सिविल कोड लाने के बाद में एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि वो सवाल दूसरे किस्म का है। एक एकेडमिक सवाल है, ये एकेडमिक सवाल है। कॉमन सिविल कोड लाने के बाद क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म करेंगे? क्योंकि अब आप उस कानून को लागू कर दीजिए सबके ऊपर, तो अब हिंदू मैरिज एक्ट की जरूरत क्या है? क्रिश्चियंस के जो एक्ट हैं, अपने जो पर्सनल बिल हैं, जो पर्सनल कोड हैं, उन पर्सनल कोड्स की जरूरत क्या है? आपके हिंदुओं के जो विभिन्न समूह हैं, जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां, उन विभिन्न जातियों में संस्कार के भिन्न भिन्न तरीके हैं, विवाह संस्कार के। उन विवाह संस्कार के तरीकों को खत्म कर दीजिए। हम इसलिए मैंने कहा कि जब तक आपके यहाँ पर बाहुल्यता वाला समाज या विविधता वाला समाज आधुनिकता के कुछ मूलभूत जो प्रणालियां हैं, उनके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जब तक उनको वो अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना ले, तब तक उसमें
बदलाव की संभावना आप नहीं ला सकते। वो बदलाव धीरे धीरे अपने आप होता है। उसमें मुझे तो ऐसा लगता था कि इसमें सरकार को अभी हाल फिलहाल हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये एक अपना इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस पॉलिटिकल एजेंडा के आधार पर वो मेजॉरिटी के लोगों को ये कहेंगे कि देखिए हम इसको लागू कर रहे हैं और इसको लागू करके हम मतलब आपने तो ये तो बहुत साफ साफ है कि भाई शाहबानू प्रकरण के बाद में जब आप 3 तलाक लेकर के आए और अभी भी आप जो बात कर रहे हैं वो सामान्यतः मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं उन मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं, बाकी तो किसी के लॉज की बात की ही नहीं जा रही। और जनजातियों का जो अपना एक व्यक्तिगत जीवन जीने का तरीका, निजी जीवन जीने का तरीका है, उसमें आपने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो कॉमन सिविल कोड की फिलॉसफी तो वैसे ही आपकी फेल हो गई। ये आप किसको मतलब भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपने जो बात कही, मैंने जो पिछली बार भी सवाल किया था और पिछला सवाल था उसको ही फिर से दूसरे तरीके से भी बात कर रहा हूं मैं। कॉमन सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, 9% मुसलमान है, 14% आदिवासी हैं। जब आप सेंसस करते हैं, देश के अंदर जनगणना करते हैं, तब आदिवासियों को आप हिंदुओं में शामिल करते हैं, उन्हें अलग नहीं मानते हैं। ऐसा, जबकि आदिवासी खुद को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। अलग करते हैं। अगर अगर 14% लोग, जो बड़ी आबादी है, बड़ा हिस्सा है, उनको अगर आप हिंदू समुदाय में मानते हैं और उनको फिर भी अगर आप उनके कानून मानने की छूट दे रहे हैं और सिर्फ 9% मुसलमानों को यूसीसी के अंदर लाना चाहते हैं, तो ये एक तरह से धार्मिक भेदभाव भी कहा जाएगा इसको। हाँ, बिल्कुल कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। मैं आपको फिर एक आंकड़ा दे रहा हूं जो कि के.एस. सिंह ने प्रस्तुत किया था और जो बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन्होंने लिखा कि इनका जो डेटा है, और ये आज तक इस स्टडी का कोई काट नहीं हो पाया है, मैं इसलिए बार बार के.एस. सिंह की स्टडी को कोट कर रहा हूं। और ये जो स्टडी है इसके अंदर देखिए इन्होंने लिखा, अवर डेटा फर्स्ट डील्स विद द ट्राइब पीपल हिंदुइज्म। 378 जो ट्राइब्स हैं, यानी 59.4% वो हिंदुइज्म को मानती हैं, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को स्वीकार करती हैं। 23.4% 149 ट्राइब्स वो क्रिश्चियनिटी को मानती हैं। 3% 19 ट्राइब्स ये इस्लाम को मानती हैं। 44 ट्राइब्स 6.9% ये बुद्धिज्म को मानती हैं। 292 ट्राइब्स 45.9% वो ट्राइबल रिलीजन्स को मानती हैं। एंड द रिलीजन ऑफ डोनाई पोलो, ये उनका अपना निजी धर्म है जिसको एक ट्राइब मानती है, वो 0.2% की है, जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो जनजातियां तो मल्टी रिलीजियस हैं। आप मतलब ये कह रहे हैं कि साहब इसको हिंदुइज्म की तरफ, हिंदूकरण की प्रक्रिया के द्वारा आप ट्राइब्स की जो अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मतलब इसको हम कहें तो एक तरह का यही तो होता है साम्राज्यवाद, कि हम अपनी जीवन शैली को सब सर्वश्रेष्ठ बताते हुए दूसरे की जीवन शैली को अधीनस्थ बताते हुए हम ये कहें कि नहीं तुम हमारी जीवन शैली को मानो, और उस जीवन शैली को मनवाने के लिए हम अपने संस्थागत ढांचों को वहां बिठा देते हैं और बार बार वो संस्थागत ढांचे वहां पर सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रियता के बाद में उनके साथ में जो आप कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे प्रवेश करता हुआ चला जाता है। तो ट्राइब्स तो मल्टी रिलीजियस है, और ट्राइब्स के अंदर सबसे बड़ी बात जो अब तक थी लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, ट्राइब तो नॉन हायरार्किकल थी, वहां किसी प्रकार का कोई संस्करण नहीं है, सरल समाज है वो। अगर वहां पर हंटिंग आज भी है, फूड कलेक्शन आज भी है, और उसके साथ साथ घुमंतु जीवन चरित्र है उनका, तो वहां पर किस तरह की हायरार्की होगी? आप कॉमन सिविल कोड तब आ सकता है जब आप सबके बीच में समानता स्थापित कर दें। आप आर्थिक समानता तो स्थापित नहीं कर पा रहे। आप परिवार के अंदर जो जीवन शैली होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, जो जीवन शैली होनी चाहिए मूल्य प्रणालियों के आंतरिकरण को लेकर के,
जो जीवन शैली होनी चाहिए स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, वहां तो आप समानता लागू नहीं कर पा रहे। वहां तो आपने अभी तक जो निम्न जातियों के और जनजातियों के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को आपने अभी समानता के साथ में पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। और तो और जो हायर प्रोफेशंस हैं, उन हायर प्रोफेशंस में अगर कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं तो उनको आज भी उसके साथ में कोई किसी प्रकार की जो प्रेजुडिसेस हैं और बाइसेस हैं, उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो जब तक ये चीजें आपके यहाँ पर विद्यमान हैं, तब तक हमारे लिए परेशानी है। एक सवाल और आपसे, कॉमन सिविल कोड के साथ साथ ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुओं के अंदर अंतरजातीय विवाह विद्यमान है, लेकिन मुझे आज तक ये आंकड़ा देने में लोग असमर्थ हो जाते हैं कि ऐसे कितने विवाह हैं जिसमें कि उच्च जाति के लड़के ने निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह किया हो, या निम्न जाति के लड़के ने उच्च जाति की लड़की के साथ विवाह किया हो। ब्राह्मण क्षत्रिय से कर ले, ब्राह्मण वैश्य से कर ले, आपस में ये विवाह हो जाए, तब तो आप कह रहे हैं कि ये इंटरकास्ट मैरिजेस तो उन ट्वाइस बॉर्न के बीच में, द्विज जातियों के बीच में, उच्च जातियों के बीच में, उच्च और निम्न जातियों के बीच में लड़के और लड़की के कितने विवाह हैं। हम जब उनको ही स्वीकार नहीं कर पाए, आज भी हमारे यहाँ पर जो खाप पंचायतें, जो खाप पंचायत इस तरह के निर्णय देती हैं कि उस निर्णय के आधार पर लड़के और लड़की दोनों की जीवन खतरे में हो जाते हैं, उनको जान से मार दिया जाता है या उनके साथ में दूसरे व्यवहार किए जाते हैं। उस प्रकार के विवाह हो जाने के बाद में उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। गांव के अंदर उनको रोटी पानी इत्यादि से वंचित कर दिया जाता है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में कॉमन सिविल कोड की बात करना, मुझे लगता नहीं कि इसके पीछे ना किसी प्रकार का कोई रैशनल है। ऐसा तो नहीं है कि आप कम्युनल जो कंसेप्ट्स हैं, उन कम्युनल कंसेप्ट्स को दूसरी फॉर्म के साथ में लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हो। तो वही मेरा आपका सवाल था कि जब इतनी सारी कमियां हैं, इस तरह का माहौल नहीं है, इतनी सारी विविधता है, तब सरकार या बीजेपी कहें या बीजेपी शासित प्रदेशों में जो बात उठ रही है कि यूसीसी लाने का फिर मकसद क्या है? उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ। जो उन्होंने पहले कह रखा था कि भाई हम कश्मीर का मुद्दा होगा, राम मंदिर का मुद्दा होगा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा होगा, ये सब का सब एक मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ ले जाने की प्रणाली है। और उसमें कॉमन सिविल कोड भी एक स्टेप तो है ही। तो जो भी अपने बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वो इसको लेकर के और कहेंगे कि देखिए, हमने जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा लागू डिक्लेयर किया था, हम उसे रिलीजियसली रिचुअलिस्टिकली लागू कर रहे हैं। ये बजाय इसके कि वो जनता के बीच में जा करके अपने उस पूरे के ये बदलाव क्यों चाहते हैं। चलिए, आपने कमेटी बना दी, वो कमेटी ये तो हमको बताए कि भाई आप ये बदलाव क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या आपकी सामाजिक व्यवस्था इतनी आधुनिक हो गई या इतनी ज्यादा सेक्युलर हो गई। सेक्युलर से मतलब जो अलौकिकीकरण की प्रक्रिया है, धर्म को जाने दीजिए एक बार, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इतनी सेक्युलर हो गई, इतना टॉलरेंस हो गया क्या, हम लोग इतने सहनशील हो गए कि उस सहनशीलता के कारण एक दूसरे के व्यवहार में हमने सामंजस्य स्थापित कर लिया, और हमें दूसरे के जो बिहेवियरल पैटर्न है, उन बिहेवियरल पैटर्न को लेकर के किसी प्रकार की कोई हमें शिकायत नहीं है। मैरिज के रूल्स को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, फूड हैबिट्स को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, हमको ड्रेस पैटर्न्स को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, हमको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। अगर इस तरह का टॉलरेंस समाज के अंदर आपने स्थापित कर दिया है, ये प्लूरलिटी आपने ला दी है और इसकी स्वीकृति हो गई, इसको स्वीकार कर लिया गया है, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई कॉमन सिविल कोड की बात आ जानी चाहिए। तब तो ये एक ऐसा फ्रेम है जो फ्रेम लागू होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो समूह जो अपने निजी जीवन के साथ जुड़े हुए हैं नवीन जी, उनका तो सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा। वैसे भी वो हाशिए पर है, वो और हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। और ये जो हाशियाकरण की प्रक्रिया है, अगर कॉमन सिविल कोड
उसको उत्पन्न करने का एक कारण बन जाता है, तो आने वाले समय में वो हाशिए पर खड़े हुए समूह अपने रिजेंटमेंट को, अपने प्रोटेस्ट को, अपने डिस्पेयर को कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये सवाल भी तो सरकार को और अन्य विभिन्न जो सामाजिक संगठन है, जो मीडिया कर्मी है, उनको सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो राजीव गुप्ता जी बता रहे थे कि एजेंडा सरकार का शायद पॉलिटिकल ज्यादा है, सोचा समझा हुआ नहीं है, उतना अध्ययन नहीं है, और भारतीय समाज जिस तरह की उसमें विविधता है, अनेकता है, परंपरा है, वो भी शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं है। बजाय इसके कि कानून के स्तर पर समानता लाने की बजाय सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, जाति स्तर पर समानता लाने की पहल की जाती, तो वो शायद ज्यादा अच्छा काम होता।